नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। मैं हूं राकेश सिहाग और हम बात कर रहे थे फिजिक्स की, और फिजिक्स को ही आज हम कंटिन्यू करते हैं। पीछे की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था वृत्तीय गति के बारे में, स्टार्ट किया था, कोणीय गति के बारे में। और कोणीय गति के बाद अगर हमने बात की तो कोणीय गति का एक प्रकार था जिसका नाम था आपका, कोणीय गति का एक प्रकार था आपका वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज कोणीय गति का दूसरा जो प्रकार है वो है आपका घूर्णन गति। घूर्णन गति के बारे में आज हम बात करेंगे। घूर्णन गति को इंग्लिश में रोटेशनल मोशन कहा जाता है। इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे के वीडियो देख लीजिए, क्योंकि साथियों अगर आप कंटिन्यू करते हो, क्लास को कंटिन्यू देखते हो तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। जब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा तो आपको याद भी होने लगेगा। जब तक आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको आप याद नहीं कर सकते। याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। क्लियर है बात है? चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं घूर्णन गति के बारे में। घूर्णन गति क्या है इसकी चर्चा करते हैं। साथियों मेरी जो प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, वो नाम है उसका फिजिक्स 2024, तो उसमें सारे वीडियो पीछे के पड़े हैं, उसको देख लीजिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं आज घूर्णन गति के बारे में। घूर्णन गति, घूर्णन गति की बात करते हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। घूर्णन गति क्या है? मैंने आपको बताया था वृत्तीय गति के बारे में। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं, आपको समझ में आएगा। एक साइड हम बात करते हैं वृत्तीय गति की और एक साइड हम बात करते हैं घूर्णन गति की। यानी अगर आप ये दोनों फिगर समझ लोगे ना, इसका डायग्राम समझ लोगे, तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। वृत्तीय गति में मैंने आपको क्या बताया था कि एक कोई एक्स है, ये मान लो कोई एक्स है, इस एक्स के चारों ओर, इस एक्स के चारों ओर कोई पिंड इस प्रकार से वर्ताकार पथ पर गति करता है। ये कोई पिंड है, मान लो ये पिंड इस प्रकार से इसके चारों ओर वर्ताकार रूप से क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं वृत्तीय गति। लेकिन साथियों घूर्णन गति की बात करते हैं तो इसमें जो एक्स होगा ना वो होगा स्वयं का एक्स, स्वयं का एक्स। इसमें तो किसी दूसरे एक्स के चारों ओर गति होती है और इसमें स्वयं के एक्स यानी खुद के एक्स के चारों ओर गति होती है। जैसे मान लो ये आपका पेन है, ये पेन है, ये पेन अगर किसी दूसरे एक्स के चारों ओर इस प्रकार से वर्ताकार रूप से गति करने लगे तो उसको कहते हैं वृत्तीय गति। लेकिन ये अपने ही एक्स पर इस प्रकार से गति करने लगे, अपने ही एक्स पर, इसको कह देते हैं घूर्णन गति। समझ में आई बात? तो इसमें क्या होता है? अपना ही एक्स होता है और घूर्णन गति यानी ये खुद का एक्स हो गया, इसके अपने ही एक्स के ऊपर ये क्या करती है? इस प्रकार से घूमती रहती है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। बताओ कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब इसकी परिभाषा देखो क्या बनेगी। इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब कोई पिंड अपने एक्स के अपने में से गुजरने वाले एक्स के सापेक्ष गति करता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है साथियों। घूर्णन गति किसको कहेंगे? कि कोई पिंड है, कोई वस्तु है, वो अपने एक्स से के ऊपर ही क्या करे? घूमने लगे, अपने एक्स के सापेक्ष ही घूमने लगे, अपने एक्स के ऊपर ही घूमने लगे, उस प्रकार की गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। क्लियर हुआ बात? अब हम बात करते हैं घूर्णन गति के बारे में। तो ये जो घूर्णन गति होती है साथियों, ध्यान रखना, इसके अंदर हम जड़त्व शब्द की जगह क्या काम में लेते हैं? जड़त्व शब्द की जगह हम काम में लेते हैं जड़त्व आघूर्ण। क्या शब्द काम में लेते हैं? जड़त्व आघूर्ण शब्द काम में लेते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। मैंने आपको रेखीय गति में क्या बताया था कि रेखीय गति में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा गुण जो स्थिति परिवर्तन का क्या करता है? स्थिति परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। लेकिन बात अगर घूर्णन गति की आ जाती है तो जड़त्व शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों? जड़त्व आघूर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, जड़त्व के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करेंगे? जड़त्व आघूर्ण शब्द का
शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सी गति में? ध्यान रखना साथियों, गुणन गति में। मैंने यहां पर बात आपको गुणन गति की बताई है। गुणन गति के अंदर जड़त्व शब्द की जगह कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? जड़त्व शब्द की जगह जड़त्व आघूर्ण शब्द काम में लिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? सबसे पहले बात आती है कि गुणन गति किसको कहते हैं? एक ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु अपने अंदर से गुजरने वाले x के सापेक्ष गति करती है, यानी अपने x के ऊपर इस प्रकार से गति करती है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? गुणन गति कहते हैं। गुणन गति में जड़त्व के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, जड़त्व आघूर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह जड़त्व शब्द है, यह तो काम में लेते हैं हम रेखीय गति में, लेकिन जड़त्व के स्थान पर जड़त्व आघूर्ण शब्द हम किस में काम में लेते हैं? तो साथियों ध्यान रखना, गुणन गति में इस शब्द को काम में लिया जाता है। अब बात आती है कि यह जड़त्व आघूर्ण क्या है? जड़त्व आघूर्ण क्या है? जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं? ध्यान रखना साथियों, जड़त्व आघूर्ण का मतलब भी जड़त्व की तरह ही होता है। जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण एक जैसे होते हैं, लेकिन यह तो आता है रेखीय गति में काम, और यह काम आता है आपका गुणन गति में। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वह गुण जो गुणन गति में स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व शब्द काम में आता है आपका रेखीय गति में, यानी एक ऐसा गुण जो रेखीय गति में स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम कहते हैं जड़त्व, और गुणन गति में जो स्थिति परिवर्तन का विरोध करेगा उसको हम कह देंगे जड़त्व आघूर्ण। क्लियर है बात? जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र है साथियों वो याद रखना है आपको। इसका सूत्र है समेसन। ये समेसन का चिन्ह है साथियों। समेसन का मतलब होता है योग। समेसन MN/RN की स्क्वायर, ये सूत्र है। ये सूत्र आपको याद रखना है। ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या है, तो ध्यान रखना समेसन MN/RN की घात 2। अब यहां पर 1 भी हो सकता है, n की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा आगे और बताऊंगा मैं आपको, फिर समझ में आएगा। जैसे मान लो ये कोई इस प्रकार से वस्तु है आपकी, ये कोई वस्तु है और ये गुणन गति कर रही है, यानी ये इसका x हो गया, ये इसका क्या हो गया? x हो गया। तो इस x से यहां तक की दूरी को कह दिया हमने R1, यहां से इस दूरी को हमने कह दिया R2, यहां से इस दूरी को हमने कह दिया R3, और यहां से इस दूरी को हमने कह दिया मान लो R4, और इस जगह इसका जो द्रव्यमान है वो है M4, यहां पर है आपका द्रव्यमान M3, यहां पर मान लो द्रव्यमान है M4, और यहां पर मान लो यहां पर है M2, और यहां पर है आपका M1। यानी एक ऐसी वस्तु थी जो गुणन गति कर रही थी, और गुणन गति करते टाइम उसका जो द्रव्यमान है वो बार बार में बदल रहा है, और उसके साथ साथ उसकी दूरी भी बदल रही है। मान लो ये इसका x है, इस x से दूरी बदल रही है और इसका द्रव्यमान भी चेंज हो रहा है। अब अगर आपको इसमें पूछ लिया जाए कि इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, इस प्रकार की कोई कंडीशन आपको दे दे और इसमें आपको क्या पूछ ले कि इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो आपको पता है जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है MN/RN की घात 2, और यहां पर इसका समेसन का मतलब प्लस। जितने भी आपके द्रव्यमान हैं, जितने भी आपकी दूरियां हैं, ये x से दूरी, उनका गुणनफल करके और उन सभी को क्या करना है? आपको जोड़ना है। तो देखो यहां पर हमारे पास में 4 प्रकार के द्रव्यमान हैं। एक है आपका, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या M1 जब इसका द्रव्यमान था तो इसकी दूरी कितनी थी? R1 थी, और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार से M2 की जगह क्या? M2 द्रव्यमान था तब इसकी दूरी थी R2, तो इसके ऊपर घात 2, प्लस M3/R3 की घात 2, इसी प्रकार से M4/R4 की घात 2। ये आपका क्या बन गया? इस प्रकार से एक सूत्र, इसका विस्तृत रूप बन गया। ये इसका विस्तृत रूप है, ये इसका विस्तारित रूप है।
इस समेशन का मतलब होता है प्लस, यानी जितने भी आपके पास द्रव्यमान हैं, जितनी भी आपकी दूरियां हैं, इनका गुणनफल करके आपको क्या करना है, जोड़ना है, उसको हम कहते हैं जड़त्वाघूर्ण। उम्मीद करता हूं जड़त्वाघूर्ण की बात आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि घूर्णन गति किसको कहते हैं, कि एक ऐसी गति जिसमें कोई पिंड अपने एक्स के ऊपर घूमता है, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति में जड़त्व शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखोगे आप, जड़त्वाघूर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जड़त्वाघूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो होता है समेशन mn/n की घात 2। समेशन का मतलब होता है प्लस, और एम एन की जगह आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, आगे 5 6 7 8 9 10 कितने भी हो सकते हैं, ये अनंत तक हो सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? बिल्कुल। अब देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, एक बात मैं आपको और बताता हूं। ये जो मैंने आपको सूत्र बताया, इस सूत्र से आपको एक चीज और देखने को मिलेगी। ये जो सूत्र मैंने आपको बताया है, इस सूत्र से आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वही बात हमें करनी है। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको सूत्र बताया कि सूत्र है आपका जड़त्वाघूर्ण का समेशन mn/n की घात 2। यह आपका सूत्र है, और यह सूत्र किसका है, यह सूत्र है जड़त्व आघूर्ण का। यह किसका सूत्र है, जड़त्व आघूर्ण का सूत्र है। अब इस जड़त्व आघूर्ण शब्द से, मतलब इस सूत्र से हमें एक चीज देखने को मिलेगी, समझना। देखो, यहां पर यह आपका जड़त्व आघूर्ण है, और यहां पर आपका क्या है, mn है, यानी द्रव्यमान। यानी कहने का मतलब ये भी ऊपर की साइड है, और ये भी आपका ऊपर की साइड है। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं। तो ये भी आपका अंश में है, और ये भी आपका अंश में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जड़त्व आघूर्ण होता है, जड़त्व जो आघूर्ण होता है, जड़त्व आघूर्ण समानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान के। किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व आघूर्ण भी ज्यादा होगा, अगर द्रव्यमान कम है तो जड़त्व आघूर्ण भी क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार से जो आपका जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व जो आघूर्ण है, जड़त्व जो आघूर्ण है वो समानुपाती होता है आपके x से दूरी के, x से दूरी के। x से जो दूरी होती है उसको कहा जाता है r, और द्रव्यमान को कहा जाता है m। यानी ये जो दोनों चीज हमें देखने को मिली, ये कहां से मिली हैं, ये इस सूत्र से मिली हैं। सूत्र क्या था, समेशन mn/n की घात 2। यानी जड़त्व आघूर्ण के समानुपाती आपका द्रव्यमान हो गया, और जड़त्व आघूर्ण के समानुपाती आपकी क्या हो गई, x से दूरी हो गई। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर द्रव्यमान ज्यादा, कोई पिंड है उसका द्रव्यमान ज्यादा, तो उसका जड़त्व आघूर्ण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जड़त्व आघूर्ण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर द्रव्यमान का मान कम है, अगर द्रव्यमान क्या है, कम है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण भी क्या होगा, कम होगा। उसका जड़त्व आघूर्ण भी क्या होगा, कम होगा। अब समझना, अगर द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व आघूर्ण ज्यादा, और जड़त्व आघूर्ण ज्यादा तो साथियों ध्यान रखना, कोणीय वेग क्या हो जाएगा आपका, कोणीय वेग यानी ओमेगा जो है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। क्यों हो जाएगा कम, उसका मतलब समझो। जड़त्व आघूर्ण का मतलब होता है स्थिति परिवर्तन का विरोध करना, स्थिति परिवर्तन का विरोध करना। समझ में आ रही है बात? ये विरोध करने वाली स्थिति है, ये विरोध करता है। यानी अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसको गति होने से रोकने की कोशिश करता है, अगर कोई विराम अवस्था में है तो वो गति होने से रोकता है, और कोई गति अवस्था में है तो उसको विराम अवस्था में आने से रोकता है। यानी ये विरोध करता है। तो विरोध करने की प्रवृत्ति अगर ज्यादा है तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो मैं दौड़ रहा हूं और मेरे ऊपर हवा का दबाव ज्यादा है, मतलब हवा आप किसको मान सकते हो, जड़त्व आघूर्ण को मान सकते हो। तो जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है तो मेरा वेग कम होगा। इसी प्रकार से अगर द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व आघूर्ण कम है, और जड़त्व आघूर्ण कम है तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कोणीय वेग क्या हो जाएगा, ओमेगा का जो मान है ना वो हो जाएगा आपका अधिक यानी ज्यादा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी इससे संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अरे बताओ लाडलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो जड़त्व आघूर्ण का मान ज्यादा होगा, और जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है इसलिए आपका कोणीय वेग कम हो जाएगा।
क्योंकि आघूर्ण और वेग एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्योंकि ये विरोध करता है तो ये इसका विरोध करेगा तो वेग कम होगा, अगर ये विरोध ज्यादा करेगा तो वेग कम होगा, और विरोध कम करेगा तो वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? अरे क्लियर हुआ ना? ठीक है साथियों, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अपने आप के ऊपर विश्वास रख के पढ़ते हो, तो साथियों कोई भी चीज कठिन नहीं है, बस आपको रटना नहीं है, आपको अपने जहन में ये बातें उतारनी है, अपने दैनिक जीवन में इन बातों को उतारना है। अगर आप दैनिक जीवन में इन बातों को उतारने लगे साथियों, तो आप आराम से इसको कवर कर जाओगे और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। लेकिन उससे पहले बात आती है कि आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और आपको अपने प्रभु पर विश्वास रखना है। अगर आपको अपने आप और अपने प्रभु पर विश्वास नहीं है साथियों, तो आप इस जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और आप जिस भगवान को मानते हो उस भगवान की आस्था आप में होनी चाहिए, और उसी के अनुसार अगर आप उसको आस्था मान के और अपने काम को करते हो तो आपका काम निश्चित रूप से सफल होता है। इसी प्रकार का वाक्य मैं आपको एक बताना चाहूंगा। महाभारत का एक वाक्य है साथियों, महाभारत में यह घटना घटित हुई थी, तो महाभारत से संबंधित जो सत्य घटना है वो घटना मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उससे पहले जो श्री कृष्ण की जो सेना थी और जो श्री कृष्ण थे, उन दोनों का आपस में बंटवारा हुआ था युद्ध होने से पहले। तो दुर्योधन ने जो श्री कृष्ण की जो नारायणी सेना थी, वो सारी की सारी नारायणी सेना अपने आपके लिए मांग ली थी श्री कृष्ण से। दुर्योधन ने सारी की सारी नारायणी सेना श्री कृष्ण से मांग ली थी। तो इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से चुटकी लेते हुए कहा, अर्जुन से क्या कहा श्री कृष्ण ने, वो बात आपको याद रखनी है कि हार निश्चित है तेरी, हार निश्चित है तेरी, तू सदा रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, छाछ बची है तेरे पास। इस पर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। जीत निश्चित है मेरी, दास कभी हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास, जब माखन चोर है मेरे पास। तो साथियों, अगर आपको अपने प्रभु के ऊपर विश्वास है तो आप हर प्रकार के युद्ध को जीत सकते हो, चाहे वो युद्ध आपकी जिंदगी का किसी भी प्रकार का युद्ध क्यों ना हो। तो आपको अपने भगवान पर और अपने आप पर विश्वास रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूरी है। और अगर ये काम आप करते हो तो आप जीवन में बिल्कुल सफल होगे। ये मैं दुआ भी करता हूं और ये मैं प्रार्थना भी करता हूं भगवान से कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हों और बहुत जल्द आपको सफलता मिले। समझ में आई बात? चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको कुछ करवाना चाहूंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहूंगा। चलिए ये मैंने मिटा दिया। अब इस जड़त्व आघूर्ण की बात मैंने अभी अभी जो बताई है आपको, इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहूंगा। और उसमें आपका एक क्वेश्चन है कि कोई क्वेश्चन है कि घूर्णन नृत्य करती हुई एक बालिका अचानक अपनी बाहों को फैला लेती है, अपनी बाहों को फैला लेती है, अपनी बाहों को फैला लेती है, तो कोणीय वेग ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर एक है ज्यादा होगा या बढ़ेगा, इस प्रकार से लिख सकते हो, बढ़ेगा। बी ऑप्शन है घटेगा, समान रहेगा, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये साथियों क्वेश्चन है आपका कि कोई बालिका, कोई नृत्यांगना घूर्णन नृत्य कर रही है, घूम घूम के नृत्य कर रही है, अपने एक्स के ऊपर इस प्रकार से घूम के नृत्य कर रही है, और वो अचानक अपनी इस प्रकार से बाहों को फैला लेती है, अपनी बाहों को फैला लेती है, तो उसके कोणीय वेग में क्या परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। उसका कोणीय जो वेग है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समान रहेगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप अपने विवेक से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसका कंसेप्ट आपको बताता हूं, इसका कंसेप्ट क्या है, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, सोच लिया होगा क्वेश्चन आपने, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कंसेप्ट इसका क्या है। देखिए, मान लो ये गुड़िया है, ये गुड़िया है, और ये क्या कर रही थी, नृत्य कर रही थी, ये नृत्य कर रही थी। अचानक अपनी बाहों को, पहले इसकी बाहें मान लो इस प्रकार से थी, ये इसकी पहले की कंडीशन थी इस प्रकार से, और अचानक अपनी बाहों को इसने इस प्रकार से फैला लिया, इस प्रकार से फैला लिया अपनी बाहों को, ये इस प्रकार से फैला लिया। अब सोच के देखो कि जो इसकी जब घूर्णन गति कर रही थी, तो इसकी जो पहले गति जो आर था, आर का मान था वो यहां तक था, आर का मान यहां तक, लेकिन जैसे ही उसने इस प्रकार से बाहें फैलाई तो उसका आर का मान इस प्रकार से बढ़ गया, आर के मान में वृद्धि हो गई, आर के मान में क्या हो गई, वृद्धि। मैंने आपको बताया था, एक आपका होता है एम एन आर एन की घात 2, ये बराबर होता है आपका जड़त्व आघूर्ण के, किसके बराबर होता है, जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर आर का मान अधिक हो गया, अगर आर का मान अधिक हो गया तो इस जड़त्व आघूर्ण का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इस जड़त्व आघूर्ण का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर जड़त्व आघूर्ण का मान अधिक हो गया तो आपका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, वेग आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, कम। अरे लाडलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी बालिका ने इस प्रकार से अपनी बाहें फैला ली तो उसका जो आर का जो मान है ना, आर का मान, x से दूरी का मान, उसका मान लो ये x था, उस x से दूरी का मान बढ़ गया, और दूरी का मान बढ़ने से जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ गया, और जड़त्व आघूर्ण अधिक होने से कोणीय वेग कम हो गया। ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई थी, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, चलिए ठीक है। इसी प्रकार का मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और बताता हूं, वो क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे क्वेश्चन है आपका कि घूर्णन गति करती हुई एक टेबल की परिधि पर एक छोटा बच्चा बैठ जाता है तो कोणीय वेग वही ऑप्शन बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी घटेगा, ऑप्शन नंबर सी समान रहेगा, ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन है कि एक टेबल है, वो घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है, और उसकी परिधि के ऊपर क्या बिठा दिया, एक बच्चे को बिठा दिया, छोटे बच्चे को। तो उसके वेग में क्या परिवर्तन आएगा, उसका वेग बदलेगा तो कितना बदलेगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बहुत सारे जो दोस्त हैं इसका जो आंसर देंगे, इसका जो उत्तर देंगे, वो मुझे पता है, इसका उत्तर देंगे बी। लेकिन साथियों इसका उत्तर बी नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसमें नो चेंज। कारण क्या है नो चेंज का? इसमें जो टेबल है ना आपका, टेबल, उस टेबल का जो द्रव्यमान है, टेबल का द्रव्यमान, बच्चे के द्रव्यमान की बात नहीं की है मैंने टेबल के द्रव्यमान की बात की है, क्योंकि टेबल कर रही थी घूर्णन गति। तो घूर्णन गति कौन कर रही थी? टेबल। तो टेबल के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, टेबल के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हां, टेबल के ऊपर भार का मान बढ़ गया, लेकिन भार और द्रव्यमान तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। भार और द्रव्यमान तो क्या होती हैं, दोनों अलग अलग चीज होती हैं। जैसे हम अंतरिक्ष में जाते हैं, पृथ्वी से अंतरिक्ष में, तो हमारा भार 1/6 गुना हो जाता है, मतलब हमारा भार 6 भाग कम हो जाता है। अगर पृथ्वी के ऊपर हमारा भार 60 kg है तो ऊपर जाके हमें कितना महसूस होगा, 10 kg। लेकिन द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं होता,
इसका मतलब द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज होती हैं। तो इस कंडीशन में टेबल के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो साथियों इसके कोणीय वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये क्या बना रहेगा, हमेशा समान बना रहेगा। क्लियर है बात? तो साथियों ये बात थी आपकी घूर्णन गति। अब हम बात करते हैं घूर्णन गति के उदाहरण। अगर इस घूर्णन गति के उदाहरण की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की अपने एक्स पर गति, अपने एक्स पर गति, यानी जो आपकी पृथ्वी है, वो पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों ओर घूमती है, मान लो ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से घूमती है, तो वो तो आपका वृत्तीय गति का उदाहरण है। लेकिन पृथ्वी अपने ही इस प्रकार से एक्स के ऊपर घूमती है, वो किस प्रकार की गति है आपकी, वो है आपकी घूर्णन गति। क्लियर है बात? तो कोई मान लो बल्ब है, कोई लट्टू, वो इस प्रकार से अपने ही एक्स के ऊपर घूम रहा है, तो वो भी आपका किस प्रकार की गति का उदाहरण है, घूर्णन गति का उदाहरण है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये थी आपकी घूर्णन गति। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है बल आघूर्ण। अब आपको हेडिंग लगानी है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, बल आघूर्ण। अभी अभी हमने पढ़ा था जड़त्व आघूर्ण, अब हम बात करते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण क्या है साथियों? बात करते हैं बल आघूर्ण की, तो इसका जो प्रतीक है इसको कहा जाता है, ये आपका प्रतीक होता है इसका, इसको कहा जाता है टो। क्या कहते हैं? टो। ये इसका प्रतीक है। जैसे कोण का प्रतीक थीटा होता है, उसी प्रकार से बल आघूर्ण का जो प्रतीक है वो होता है आपका टो। क्लियर है बात? अब बात करते हैं बल आघूर्ण कहते किसको हैं। बल आघूर्ण का जो सूत्र है वो है आरोपित बल, आरोपित बल तथा क्रिया रेखा की लंबाई, क्रिया रेखा की लंबाई का गुणनफल, का जो गुणनफल है उसे ही हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए बल आघूर्ण किसे कहते हैं, तो जो आरोपित बल है और क्रिया रेखा की जो लंबाई है, क्रिया रेखा की जो लंबाई है उसके गुणनफल को क्या कहा जाता है, बल आघूर्ण कहा जाता है। अर्थात इस बात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात आरोपित बल गुणा क्रिया रेखा की लंबाई, क्रिया रेखा की लंबाई, क्रिया रेखा की लंबाई। आपका जो बल आघूर्ण है इसका सूत्र क्या बन जाएगा, बल आघूर्ण का सूत्र बनेगा, देखो क्या बनेगा, बल आघूर्ण बराबर आरोपित बल को लिखते हैं एफ के द्वारा गुणा क्रिया रेखा की लंबाई, क्रिया रेखा की लंबाई होती है आर, क्रिया रेखा की लंबाई क्या होती है, आर, जो अभी अभी मैंने आपको घूर्णन गति में बताई थी। इस प्रकार से बाहें फैला ली तो उसकी क्रिया रेखा की लंबाई बढ़ गई, है ना, बताई थी ना मैंने, तो वही आपकी ये है क्रिया रेखा की लंबाई आर। तो ये आपका सूत्र बना है बल आघूर्ण का। तो आपसे बल आघूर्ण का सूत्र भी पूछा जा सकता है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बल आघूर्ण किसे कहते हैं, बल आघूर्ण किसे कहते हैं, यह बात आपसे पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखना बल आघूर्ण का सूत्र क्या बनेगा आपका, एफ गुणा आर। एफ का मतलब होता है आरोपित बल और आर का मतलब होता है क्रिया रेखा की लंबाई। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक कैसे निकलेगा? तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यानी कहने का मतलब आपका जो बल है उसका मात्रक न्यूटन होता है, और गुणा क्रिया रेखा की लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। यहां पर लंबाई की बात हुई तो इसका मात्रक हो गया मीटर। याद रखना साथियों, यही जो आपका मात्रक था, यही मात्रक किसका था, कार्य का, यही मात्रक किसका था, कार्य का। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राशि का मात्रक कार्य के समान है, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा बल आघूर्ण। तो ध्यान रखना बल आघूर्ण और कार्य का जो मात्रक है वो दोनों समान है। बल आघूर्ण और कार्य का मात्रक दोनों क्या है, आपस में समान हैं। अगर हम बात करते हैं इसके विमा की, इसके विमा की, तो साथियों याद रखना बल की विमा मैंने आपको याद रखने की कही थी, और बल की विमा होती है m1 L1 - T - 2।
ये आपकी क्या है, बल की विमा है, गुणा और मीटर की विमा हो गई L1। तो इसको हम मिला के लिखेंगे तो लिखेंगे M1 L2 T-2। ये आपकी बल आघूर्ण की क्या हो गई, विमा हो गई। ये आपकी बल आघूर्ण की विमा हो गई। और यही विमा किसकी, आपकी कार्य की है। तो कार्य की विमा और मात्रक किसके बराबर होते हैं, बल आघूर्ण के बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो बल आघूर्ण होता है उसका प्रतीक होता है टो। बल आघूर्ण किसको कहते हैं, आरोपित बल तथा क्रिया रेखा की जो लंबाई का जो गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का सूत्र हो गया F गुणा R, और इसका मात्रक बता दिया, इसकी विमा बता दी। यहां तक बात आपको क्लियर हुई होगी। आगे बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो, अभी अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया है, उस सूत्र को दोबारा से हम चर्चा करते हैं। उस सूत्र को दोबारा से लिख करके इसके बारे में थोड़ी और डिटेल पैदा प्राप्त करते हैं। देखो, अभी भी मैंने बताया आपको कि ये आपका टो यानी बल आघूर्ण है, और बल आघूर्ण का सूत्र होता है F गुणा R। यहां से मान लो आपको इस F का मान निकालना पड़े तो F बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे टो, या इस प्रकार से लिख दो टो बटे R, क्योंकि ये R गुणा में थी, ये भाग में आ गया, बराबर में क्या बचा, आपका F बचा। अगर इसको देखोगे आप आराम से तो आपको दिखाई देगा कि ये जो R है यानी क्रिया रेखा की जो लंबाई है और आपका जो बल है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, उल्टे हैं। यानी F तो आपका ऊपर की साइड है और R आपका नीचे की साइड है। कहने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आरोपित बल क्रिया रेखा की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? F ऊपर की साइड था, R नीचे की साइड था, यानी ये आपस में उल्टे अनुपात में हैं, यानी व्युत्क्रमानुपात में हैं। तो आरोपित बल क्रिया रेखा की लंबाई की क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपात में हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर F का मान बढ़ेगा तो R का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप क्रिया रेखा की लंबाई कम कर देते हो तो बल आपको अधिक लगाना पड़ेगा, और अगर आप क्रिया रेखा की लंबाई अधिक कर देते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बल कम लगाना पड़ेगा। बल क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। अगर आप क्रिया रेखा की लंबाई को कम कर देते हो तो आपको बल अधिक लगाना पड़ता है, और अगर आप क्रिया रेखा की लंबाई अधिक कर देते हो तो आपको बल क्या करना पड़ता है, बल आपको कम लगाना पड़ता है। यह कंसेप्ट आपको याद रखना है, और इसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित हैं आपके इसके उदाहरण। इसके जो उदाहरण है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो उदाहरण की चर्चा अब हम करते हैं। वो उदाहरण कौन कौन से, उसकी चर्चा हम करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। बल आघूर्ण के कुछ उदाहरण हैं, उसकी बात हमें करनी है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल, आपने हेडपंप देखा होगा। हेडपंप जिससे हम पानी निकालते हैं, हेडपंप का हत्था लंबा बनाया जाता है। यानी जो हेडपंप होता है उसका लंबा हत्था बनाया जाता है, उसका हैंडल लंबा बनाया जाता है। उसका कारण क्या है, अगर हैंडल अगर उसका छोटा होगा तो क्रिया रेखा की लंबाई कम होगी, और क्रिया रेखा की लंबाई कम होगी तो उसके ऊपर बल क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी पानी निकालने में जोर आएगा आपको। इसलिए उसको क्या कर दिया, उसकी क्रिया रेखा की लंबाई को बढ़ा दिया, इसलिए आपको बल कम लगाने पर भी पानी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आपकी जो मतलब चारा काटने की जो मशीन होती है, चारा काटने की जो मशीन है, चारा काटने की मशीन का हत्था परिधि पर लगाते हैं। जो चारा काटने की जो मशीन होती है इस प्रकार से, उसका जो हत्था है ना, वो देखना कभी भी उसके परिधि के ऊपर लगाते हैं। कारण क्या है कि उसका जो बीच का जो एक्स था उसके बीच की दूरी बढ़ जाती है। क्रिया रेखा की लंबाई बढ़ने से आपको क्या करना पड़ेगा, कम जोर लगाना पड़ेगा, बल कम लगाना पड़ेगा। अगर वही हत्था अगर आप बीच में लगा देते हो तो आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया रेखा की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी प्रकार से 3 नंबर अगर हम बात करें तो आपका जो तीसरे की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट आपका आता है, एक हो गया आपका हेडपंप का हत्था लंबा बनाया जाता है। एक आपने देखा होगा आपके जो दरवाजों के खिड़कियों के दरवाजे
के हैंडल कब्जों से दूर लगाए जाते हैं, कब्जों से दूर लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो आपने खिड़की का दरवाजा देखा होगा, उसका जो पकड़ने का जो हैंडल होता है वो बिल्कुल आगे की तरफ होता है। कब्जा जो होता है ना, कब्जा मतलब जहां से किवाड़ यानी जहां से दरवाजा जुड़ता है उसको कब्जा बोलते हैं। तो जो जहां से मान लो ये आपका दरवाजा है और दरवाजा यहां से जुड़ा है आपकी दीवार से, तो जो हैंडल लगता है उसको खोलने का वो यहां पर लगता है। यानी अगर वो यहां पर लगा देंगे तो दूरी कम हो जाएगी, इसलिए उसको दूर लगाया जाता है, इसलिए उसकी दूरी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और किरे रेखा की लंबाई ज्यादा होने से बल क्या हो जाता है आपका कम, तो कम बल लगाने से भी आप क्या कर सकते हो, उसको खोल सकते हो। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी प्रकार से आपको जो नेक्स्ट याद रखना है साथियों, आपने देखा होगा पत्थर की चक्की देखी होगी, पत्थर की चक्की का हत्था परिधि पर लगाते हैं, परिधि पर लगा होता है, परिधि पर लगा होता है। तो आपका जो पत्थर की चक्की है उसका हत्था भी देखो, कभी भी देखना उसकी परिधि के ऊपर लगा होता है। परिधि पर लगने का कारण क्या है कि उसकी क्रिया रेखा की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे बल कम लगाना पड़ता है। क्लियर है बात है। इसी प्रकार से आपको जो 5 नंबर साथियों ध्यान रखना है वो याद रखना है कि आपका जो वाहन है, बड़े वाहनों के टायरों के बोल्ट खोलने के लिए लंबे हैंडल वाली चाबियों का प्रयोग करते हैं, चाबियों का प्रयोग करते हैं। आपने देखे होंगे बड़े बड़े वाहन, अगर उसके बोल्ट नट बोल्ट अगर आपको खोलने होते हैं तो लंबी लंबी चाबियां काम में ली जाती हैं। लंबी लंबी चाबियां क्यों काम में ली जाती हैं, लंबाई बढ़ जाती है तो बल कम लगाना पड़ता है, इसलिए हम लंबी चाबी का प्रयोग करते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक आप और याद रख सकते हो, जैसे मान लो कोई पत्थर है, पत्थर, और उस पत्थर को आपको एक तो हाथ से खिसकाना है, हाथ से खिसकाना है, और एक आपको सब्बल लगा के खिसकाना है, सब्बल लगाकर। तो आप बताओ जोर किस में आएगा ज्यादा, जोर इसमें ज्यादा आएगा, बल इसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, बल ज्यादा, और इसमें क्या करना पड़ेगा, बल कम। इसमें बल कम लगाना पड़ता है, उसका कारण क्या है, इसमें बल कम क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्बल की लंबाई ज्यादा है। अगर इस प्रकार से आपको एक पत्थर को खिसकाना है आगे की तरफ, तो एक तो आप हाथ से खिसकाते हो और एक लोहे की जो सब्बल होती है उससे खिसकाते हो। तो लोहे की सब्बल से खिसकाना आसान होता है क्योंकि उसमें उसकी लंबाई ज्यादा है, और लंबाई ज्यादा होने से उसके ऊपर बल कम लगाना पड़ता है। और यहां हमारे हाथ की लंबाई कम होती है, इसलिए बल हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा लगाना पड़ता है। क्लियर है बात है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होंगी। तो ये किसके उदाहरण थे साथियों, ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने के उदाहरण थे। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आया होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगर साथियों क्लास आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर सकते हो। कोई भी किंतु परंतु अगर आपको इस क्लास से संबंधित लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपका जवाब आपको जरूर मिलेगा। कोई अगर आपको डाउट है तो आप डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो कमेंट के माध्यम से, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत जल्द हमारी लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्द। कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास इंटरनेट की सुविधा हो जाए तो फिर आपको लाइव क्लास मिलेंगे, उसमें फिर आपका और मेरा सीधा इंटरेक्शन होगा, जिससे कि हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आपका ऑन द स्पॉट जो डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।